Let's move further, my dear friends, and talk about the borrowing cost again. So we have just seen right now what is the impact of this particular part, exchange difference. Moving on, qualifying asset का definition हमने already देख लिया है. Qualifying asset is an asset which takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Now listen to me. AS2 के बारे में आपको एक चीज बता दूं. AS2 में ऐसा कहा गया है अगर इन्वेंट्री जैसे लीकर और जैसे टिम्बर, इफ इट टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, timber will take around say 3 years 4 years to get ready for its intended use, liquor will take around 5 years to get ready for its intended use. तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेंट्री आप कैपिटलाइज कर सकते हो यदि उसको बनने के लिए 12 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है तो. एग्रीड? तो जरा पढ़िए. क्वालिफाइंग असेट में इन्वेंट्री एक नाम है दैट रिक्वायर सब्सटैंशियल पीरियड टू ब्रिंग देम टू सेलेबल कंडीशन. बट फॉलोइंग इन्वेंट्री इज नॉट अ क्वालिफाइंग असेट. विच इन्वेंट्री? विच आर रूटीनली मैन्युफैक्चर्ड एंड इन्वेंट्री प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी और रिपीटेटिव बेसिस एंड असेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन. इन अदर वर्ड्स, वही इन्वेंट्री को आप क्वालिफाइंग असेट मानेंगे जिस इन्वेंट्री को 12 महीने से ज्यादा का पीरियड लगता है बनने के लिए. जरा एक बार इस समरी को देख लीजिए. अगर मान ले हम ये कहे कि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बनाते वक्त आपका बोरोइंग कॉस्ट मान ले इधर रेडी हो गया, आपका बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा बिल्डिंग के लिए. मान लेते हैं आप इन्वेंट्री बना रहे हैं तो इन्वेंट्री के लिए आपको कुछ चीजें और देखनी पड़ेगी. वो ये है क्या पीरियड ऑफ 12 मंथ्स से ज्यादा लग रहा है क्या उस इन्वेंट्री को बनने के लिए. फॉर एग्जाम्पल टिम्बर, फॉर एग्जाम्पल लीकर, इनको 12 महीने से ज्यादा का पीरियड लगता है. तो क्या आप इस इंटरेस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे क्या, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करेंगे क्या? आपका आंसर है यस, ऐड इट टू दी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. मगर बच्चों, यदि मैं आपसे यह कहूं कि कोई इन्वेंट्री जिसको 12 महीने का पीरियड नहीं लग रहा है, ओनली 6 महीने का ही लग रहा है, तो क्या आप उसका इंटरेस्ट ऐड करेंगे टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? विल यू ऐड इंटरेस्ट एडेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट डू दिस, नॉट अलाउड. तो कहां पे जाता है वो इंटरेस्ट कॉस्ट? वो इंटरेस्ट कॉस्ट इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. मैंने जब ये स्टैंडर्ड शुरू किया था तब भी मैंने आपसे एक चीज कही थी कि इसके दो ही ट्रीटमेंट है स्टैंडर्ड में, या तो उस असेट की कॉस्ट में ऐड कर दो या उसको P&L अकाउंट में डेबिट कर दो. तो जहां तक कि असेट की बात है तो असेट में अगर वो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है उसको बनने के लिए तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द असेट. बट अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री की तो इन्वेंट्री के बारे में कुछ और कंडीशन उन्होंने डाली है. उन्होंने ये कहा कि उस इन्वेंट्री को बनने के लिए 12 महीने का टाइम लगना चाहिए, वो रिपीटेटिव तरीके की नहीं होनी चाहिए. तो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट में आप इंटरेस्ट कॉस्ट भी ऐड कर सकते हो. बट यदि आपकी रूटीनली मैन्युफैक्चर्ड इन्वेंट्री है, एग्रीड, तो उस रूटीनली मैन्युफैक्चर्ड इन्वेंट्री का एक एग्जांपल होगा. मान लेते हैं कि आप शर्ट्स बनाते हो, तो शर्ट्स बनाने के लिए मान लीजिए आपको 20 दिन का समय लगता है. तो ये 20 दिन के समय का इंटरेस्ट आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, आप उसको डायरेक्टली P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे. बस ये सिंपल सी बात थी. ठीक है, मूविंग ऑन. मीनिंग ऑफ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम हमने ये ऑलरेडी बात कर ली, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. बट स्टैंडर्ड फिर और एक चीज कह देता है
लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड में ऑल्सो भी जस्टिफाइड बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। मतलब लॉन्गर या शॉर्टर पीरियड, मतलब 12 महीने से कम का पीरियड भी आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब एक थंब रूल याद रहे कि इन्वेंट्री के लिए अगर आपको पूछा कि भाई हम ऐड कर दें क्या इंटरेस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट में, तो एक बात क्लियर ध्यान रख लेना, 12 मंथ्स पीरियड मैंडेटरी है, समझ लीजिए। इसमें 12 महीने के ऊपर का समय लगना ही चाहिए इन्वेंट्री को। मगर अगर मान लो फिक्स्ड एसेट बना रहे हो आप, उसको 8 महीने ही लग रहे हैं, तो क्या हम इसका इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकते हैं क्या? तो आंसर है यस। फिक्स्ड एसेट के केस में शॉर्टर पीरियड आप कंसीडर करें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इन्वेंट्री के केस में शॉर्टर पीरियड आप 12 महीने से कंसीडर नहीं करेंगे। इज दैट ओके? Assets that are constructed or otherwise produced for an enterprise own use. Asset intended for sale or lease that are constructed or otherwise produced as a discrete project like shipbuilding. मतलब आप asset कौन सी बना रहे हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फिक्स्ड asset बना सकते हो अपने यूज के लिए, या फिर आप कोई एक asset ऐसी बना रहे हो जिसको आप लीज पर देने वाले हो किसी व्यक्ति को, जैसे कि शिप। दोनों ही केस में asset बनकर तैयार हो जाने तक का सारा खर्चा क्या करते हैं? इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड होता है। किस में ऐड होता है बेटा जी? In the cost of asset. Accounting treatment of borrowing cost सुनिए, as per AS 16 borrowing cost which is directly related to acquisition, construction or production of qualifying asset should be capitalized. मतलब उसको कॉस्ट, उसकी asset की कॉस्ट में ऐड कर दीजिए। बट बोरिंग कॉस्ट को ऐड करने के पहले, ये थ्योरी में आता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, कौन सी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली चीज, ये बोरिंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होनी चाहिए टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। अब वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कैसे होती है वो मैं आपको समझाऊंगा, जरा मुझे थोड़ा सा समझ दो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बोरिंग कॉस्ट वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट हैड नॉट बीन मेड, एंड क्वालिफाइंग एसेट विल गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कैन बी मेजर्ड रिलायबली। नाउ व्हाट डज दैट मीन? तो पहले चीजें मैं आपको इजी वाली समझाता हूं। एक, बोरिंग कॉस्ट शुड बी मेजर्ड रिलायबली, दैट मीन्स इंप्यूटेड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो नोशनल इंटरेस्ट होता है कैपिटल पर, वो आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। क्लियर शब्दों में कहा है कि इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी मेजर्ड रिलायबली। दूसरी चीज, क्वालिफाइंग असेट विल गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। हाँ जी, ये तो असेट का डेफिनेशन ही है। असेट क्या कहती है? असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। अगर आप किसी खर्चे को असेट बता रहे हैं तो उस असेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि भाई ये तो सिद्धांत ही है मेन किसका? फिक्स्ड असेट का। तो ये पॉइंट भी हमें समझ में आ गया कि दैट द क्वालिफाइंग असेट शुड गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब मैं आपको एक क्लॉज समझाऊंगा, वो देखना। बेटा जी, दो टाइप की बोरिंग कॉस्ट होती है। बोरिंग कॉस्ट, या मैं ऐसे कहूं कि लोन दो टाइप के होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। लोन दो टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफिक बोरिंग, स्पेसिफिक बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग को मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, होम लोन। आपने घर लिया, स्पेसिफिक बोरिंग होगी। आपने एजुकेशन लिए लोन लिया, स्पेसिफिक बोरिंग होगी। किसी एक कारण के लिए आपने लोन लिया, बैंक भी लोन आपको उसी कारण के लिए देती है। दूसरा है जनरल पर्पस बोरिंग। जनरल पर्पस बोरिंग का मतलब ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। जनरल पर्पस बोरिंग का मतलब होता है एग्जाम्पल बैंक ओडी। ये कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं लिया, हमने लोन ले लिया बैंक ओडी, या पर्सनल लोन हो सकता है। ऑल दीज आर व्हाट? जनरल पर्पस बोरिंग। अब ये लोन का क्या ट्रीटमेंट होना है ये तो हम आगे देखेंगे। अब मैं आपको एक क्लॉज समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। मेरे डैड लोन, मैंने कहा था जी दो टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफिक और एक होता है जनरल पर्पस बोरिंग। जो स्पेसिफिक लोन होता है
जो स्पेसिफिक लोन होता है, उस लोन में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था होम लोन, और जो जनरल पर्पस होता था उसका मैंने एग्जाम्पल दिया था बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा देखिए। बेटा, मेरे पापा का टेक्सटाइल का बिजनेस है, माई डैड इज इनटू टेक्सटाइल बिजनेस। ठीक है, हमारे बैंक अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ था, मुझे लगता है अराउंड 10-1 लाख पड़ा था। माई डैड वॉन्टेड टू कंस्ट्रक्ट एन बिल्डिंग, उनको एक बिल्डिंग बनानी थी। बिल्डिंग के लिए उनको पैसा लग रहा था अराउंड 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए। तो उनके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी 10 लाख रुपए तो थे। फिर उन्होंने क्या किया, कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं ली। उनका जो ओवरड्राफ्ट की लिमिट थी उनकी, वो लिमिट थी उनकी अराउंड 1 करोड़ की। तो उन्होंने उसमें से 50 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, तो कुल मिलाकर उनके बन गए 60 लाख। अब ये ओवरड्राफ्ट था, ओवरड्राफ्ट उन्होंने 50 लाख रुपए उठा लिए और बेटा 60 लाख रुपए से बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी और बिल्डिंग कर दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ओवरड्राफ्ट पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो आंसर है यस, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जरा स्टैंडर्ड की भाषा समझिए, क्या बोलता है स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो बोरिंग कॉस्ट है, इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू एन एसेट। ओके, समझ गए? अब मैं अगर तुमसे कहूं कि बेटा होम लोन है, तो तुम तुरंत कह दोगे हाँ सर, घर लेने के लिए आपने लोन लिया है, तो बोरिंग डायरेक्टली रिलेटेड है घर से, कह दोगे ना अगर होम लोन कहूंगा तो मैं। मगर यदि मैं कहूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आप कहोगे सर जी नहीं पता चल रहा है कि ये आपका घर लेने के लिए या बिल्डिंग लेने के लिए काम में आया भी है या नहीं आया, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट से पता नहीं चलता, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट इज जनरली फॉर दी रेगुलर पर्पस और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, है ना। अच्छा, तो बेटा फिर स्टैंडर्ड ने एक नई लाइन दी। स्टैंडर्ड ने ये कहा, दैट बोरिंग कॉस्ट which could have been avoided had the expenditure on qualifying asset was not incurred। स्टैंडर्ड ने ये क्या कहा बेटा, कि यदि क्वालिफाइंग असेट का निर्माण होता ही नहीं, तो जिस इंटरेस्ट कॉस्ट को तुम अवॉइड कर सकते थे, वो इंटरेस्ट आप बेशक कह सकते हो कि वो बोरिंग कॉस्ट है। मतलब एग्जाम्पल देखो, 50 लाख का मैंने ओडी लिया था, 50 लाख के ओडी पर इंटरेस्ट देना पड़ा हमें, मान लेते हैं 4 लाख रुपए। स्टैंडर्ड ये कहता है कि यदि ये बिल्डिंग का निर्माण होता ही नहीं, तो क्या वो 4 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ता क्या? तो मैं आपको कहूंगा जी क्यों देना पड़ता, 60 लाख की बिल्डिंग बनाते ही नहीं तो ओवरड्राफ्ट लेते ही नहीं, ओवरड्राफ्ट लेते ही नहीं तो इंटरेस्ट आता ही नहीं। मतलब क्या समझ रहे हो, कि यदि मैं बिल्डिंग को नहीं बनाता हूं तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं लगता है। इफ आई एलिमिनेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग असेट, देन आई कैन ऑल्सो एलिमिनेट द इंटरेस्ट। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर इतना क्लोज कनेक्शन है इंटरेस्ट में और क्वालिफाइंग असेट में, तो वो इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट होगा एंड विच कैन बी कैपिटलाइज्ड फॉर दैट क्वालिफाइंग असेट। तो जरा देखो स्टैंडर्ड ने कितना ब्यूटीफुली बोला ये चीज। स्टैंडर्ड ये कहता है, स्टैंडर्ड ये कहता है बोरिंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। ये मैंने होम लोन का एग्जांपल दिया। दूसरा क्या, बोरिंग कॉस्ट वुड हैव बीन अवॉइडेड, बीसी वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट हैड नॉट बीन मेड। मतलब यदि हमने एक्सपेंडिचर ना किया होता बिल्डिंग पर, तो हमको 4 लाख रुपए देने पड़ते क्या? नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये इंटरेस्ट और क्वालिफाइंग असेट क्लोजली रिलेटेड है। तो अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट और व्हेन इट कैन बी कैपिटलाइज्ड, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो बेटा जी जल्दी से लिख कर ले लो, ये पूरा टेबल यहां से लेकर यहां तक ये पॉइंट लिख कर ले लीजिए आप।
So have you written this, dear friends? So what is the borrowing cost, or which borrowing cost can be capitalized? The borrowing cost which is directly related or attributable to the acquisition of the or construction of the asset, that is a specific borrowing, or the borrowing cost which could have been avoided if the expenditure on qualifying asset was not been made. Qualifying asset will give future economic benefit, and my dear friend, the cost to be capitalized can be measured reliably. These points are what you have to write exactly in the exams. Now come down here. मैंने कहा था आपसे कि there are two types of loan. One is a specific loan. Okay? तो इसको कैपिटलाइज कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिए. इसका कैपिटलाइजेशन कैसे होता है? आपने क्या लेना है? इंटरेस्ट प्लस अदर कॉस्ट. इंटरेस्ट प्लस अदर कॉस्ट. अभी अदर कॉस्ट कौन सी है? जो लोन को अरेंज करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो AS 16 के हिसाब से बोरिंग कॉस्ट है ना? तो वो अदर कॉस्ट सारी जो उस लोन से जुड़ी हुई है. जैसे होम लोन लिया हमने, तो होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट भरना है, वो तो लेना ही है, बट साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग फीस ये भी लेनी है. डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ लोन यू विल गेट अ रेट. ओके. मगर जनरल पर्पस बोरोइंग का कैपिटलाइजेशन करने के लिए मुझे लेना पड़ता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. वैक कहते हैं उसको. फॉर जनरल पर्पस बोरोइंग आई विल हैव टू टेक व्हाट? वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, विच आई विल हेल्प यू आउट हाउ टू डू इट. इज दैट ओके? सो बॉयज एंड गर्ल्स, पहले ये इतना लिख कर ले लीजिए आप. लोन कौन से दो टाइप के होते हैं फॉर AS 16? वन इज अ स्पेसिफिक बोरोइंग एंड द अदर वन इज जनरल पर्पस बोरोइंग. अगर मैं आपसे कहूं कि स्पेसिफिक पर्पस बोरोइंग है तो कैपिटलाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट प्लस अदर कॉस्ट डिवाइड बाय लोन एंड इनटू 100 यू विल ऑटोमेटिकली गेट व्हाट? द रेट फॉर स्पेसिफिक पर्पस बोरोइंग. कब कैसे यूज करना है हम आगे देखेंगे. बट अगर मैं आपसे कहूं कि जनरल पर्पस बोरोइंग है तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे. we'll see an example of this first and then we'll see a combined example of both of them. Is that okay? इसके कुछ रूल्स भी है. रूल्स मैं आपको बाद में लिख कर दूंगा. चलिए हम पहले एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते बेटा. तो ये रहे हम एग्जाम्पल के पास. ये देखिए, एडवाइज एक्स लिमिटेड ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग. टोटल बोरोइंग एंड इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड कितना है बेटा? 31 मार्च 2005 आर एज फॉलोज. उन्होंने लोन लिया है 1/4/2004 को, बैंक लोन कहते हैं उसे, और बेटा जी उसका इंटरेस्ट रेट है 18%. मैं आप सभी लोगों को एक बार कैलकुलेटर पर लेने के लिए कहूंगा. 1000 इंटू 18% इंटू 12 डिवाइड बाई 12 कितना आ रहा है बेटा जी? 180 आ रहा है. तो एग्जाम में हर बार ये दिया होगा ऐसा जरूरी नहीं, आपको निकालते आना चाहिए. चलो 14% डिबेंचर का निकाल कर बताओ मुझे. 2000 इंटू 14% इंटू हाउ मेनी मंथ्स माय डियर फ्रेंड? 31 मार्च के हिसाब से 6 महीने. 6 डिवाइड बाई 12 इट शैल टर्न आउट टू 140. सिमिलरली बेटा जी आपको किसके लिए निकालना होगा? टर्म लोन के लिए. टर्म लोन के लिए आपको 9 महीने का निकालना होगा. तो जरा कैलकुलेट करो. 3000 इंटू 16% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 तो कितना आ गया बेटा जी? 360. और ये टोटल आ गया. ठीक है. सो टोटल बोरिंग हो गई 680, इसमें कोई शक नहीं. और बेटा आपने क्वालिफाइंग एसेट कौन सी बनाई है? एक फैक्ट्री शेड बनाया, एक प्लांट 1 बनाया और एक प्लांट 2 बनाया. कोई अदर कॉस्ट नहीं दे रखी है आपको. कोई अदर कॉस्ट है क्या इसके रिलेटेड? इंटरेस्ट के अलावा अदर कॉस्ट है क्या? नहीं है. तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आसान है. ये ओसी नहीं दिया हुआ, अदर कॉस्ट नहीं है बेटा.
अब आप कोई लिंक कर सकते हो क्या कि ये फैक्ट्री शेड के लिए बैंक लोन यूज किया, ये 14% डिबेंचर प्लांट 1 के लिए यूज किया, ऐसा कोई लिंकिंग कर सकते हो क्या? नहीं। अगर स्पेसिफिक बोरिंग होती तो एग्जामिनर खुद अपने मुंह से बोलता। अगर स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है तो बिंदास होकर हमको कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा? वैक। अब वैक का फॉर्मूला क्या है सुन लीजिए। मैं कहूंगा इंटरेस्ट, ठीक है जी, इंटरेस्ट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज बोरिंग, इंटरेस्ट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज बोरिंग। अब वेटेड एवरेज बोरिंग कैसे निकालते हैं जरा देखो। 2500 ये कितने पीरियड तक हमने बोरिंग ली है, सॉरी ये लोन 18% लोन, ये कितने महीने तक हमने बोरिंग ली है? तो क्या कहोगे? 12 मंथ्स। तो बेटा जी इसको मैं लिख दूंगा 12 मंथ्स। 1000 इंटू 12 डिवाइड बाई 12। 2000 ये मैंने कितने महीने के लिए ले रखा है? इट इज ओनली फॉर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो बेटा जी अब जरा देखो ध्यान से, मैं कहूंगा इंटरेस्ट था 680 डिवाइड बाय, मैंने कहना है जी 1000 इंटू 12 बाई 12 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2000 इंटू हाउ मेनी मंथ्स माय डियर फ्रेंड? 6 बाई 12 प्लस मैंने कहना है 3000 इंटू 9 बाई 12। तो जरा बेटा ये क्या आ गया आपका? वेटेड एवरेज बोरिंग। जरा आप मुझे निकाल कर बताएंगे कितना आएगा? So it turns out to 680 डिवाइड बाय 4250 into 100। तो जरा बताओ मुझे कितना आएगा? तो इट टर्न्स आउट टू 16%। एग्रीड। तो मैंने इस स्टेप पर आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिर्फ वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट की रेट कैसे निकालना ये सिखाया। वो कैसे समझाया बेटा जी मैंने आपको? मैंने कहा आप इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट नहीं भी दिया होगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। फिर आपने क्या करना है, जो बोरोइंग ली है उस बोरोइंग का वेटेड एवरेज निकालना है। अब वेटेड एवरेज मतलब पहली वाली बोरोइंग 12 महीने के लिए थी तो उसको 12 महीने का वेट लगा दो, दूसरी वाली बोरोइंग 6 महीने की थी तो 6 महीने का वेट लगा दिया, और तीसरी वाली 9 महीने की थी तो 9 महीने का वेट लगा दिया। अब वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट आपका हुआ 680 डिवाइड बाय 4250 इनटू 100 दैट इज 16%। नाउ ये तो क्या निकली है भाई? रेट। अब आपको करना क्या है? कैपिटलाइज करना है। तो कैपिटलाइज कैसे होता है जरा ध्यान से देखिए। रेट निकालने के बाद में आपका अगला काम है कि कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। सो बीसी टू बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है बेटा, सीधा सिंपल है। इस पर खर्चा कितना होगा? व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन फैक्ट्री शेड? कैन आई से 2500? सो मेरा कैपिटलाइजेशन ऐसा आएगा 2500 इंटू 16% इंटू कितना? 12 बाय 12। इज दैट ओके? दूसरे वाले पर कितना आएगा? 1500 इंटू 16% इंटू 9 बाय 12। और बेटा जी मैं कहूंगा 1000 इंटू 16% इंटू 7 बाय 12। तो पहले हमको एक तो रेट निकालने के लिए वैक यूज करना है, और उसके बाद में जैसे जैसे खर्चा हुआ, जब जब खर्चा हुआ उस खर्चे से लेकर एंड तक आपको क्या करना है बेटा जी? वो वेटेड एवरेज कॉस्ट रेट इस पर लगानी है। तो कितना खर्चा हुआ बताओ बेटा? 2500 इंटू 16% कितना आ रहा है? 400 आ रहा है क्या? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। पहले वाले का आ रहा है 400, दूसरे वाले का कितना आ रहा है? 1500 इंटू 16%
इंटू 9/12 कितना आ रहा है बेटा जी? 180। और तीसरे वाले बंदे का कितना आ रहा है? 1000 इंटू 16% इंटू 7/12 कितना आ रहा है बेटा जी? 933.33। सो बेटा टोटल बोरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है ज़रा देखकर बताओ मुझे। 400 प्लस 180 प्लस 93.33 तो कितना आ रहा है बेटा? 673.33। तो आप क्या समझे बेटा जी? आपने अभी पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग निकाली, रेट निकाली, और उस रेट को जैसे ही खर्चा हुआ उस खर्चे पर उसके प्रोपोर्शनेट पीरियड के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप ये रफ में एक बार आपके पास लिख कर ले लें, क्वेश्चन और आंसर दोनों। उसके बाद में मैं आपको जनरल पर्पस बोरिंग के कुछ रूल्स समझाऊंगा, और ये रूल्स आप तभी समझ पाएंगे जब आप एक बार ये प्रॉब्लम लिख चुके होंगे अपने पास, और उसका सोल्यूशन जैसे मैंने अभी आपको लिख कर दिया उसी तरीके से लिख कर ले लीजिए। इज दैट ओके? चलो स्टार्ट डूइंग इट।
ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द रूल्स विच वी वांटेड टू डिस्कस. ओके, हुआ क्या आपका? चलो करो, कंप्लीट करो, जल्दी करो. All right, so what are the rules? So the rules I'll give it here. Rule number 1, borrowing cost incurred cannot, or borrowing cost capitalized cannot be greater than, borrowing cost capitalized cannot be greater than cannot be greater than actual borrowing cost. मतलब borrowing cost capitalized cannot be greater than, जो आप borrowing cost capitalize कर रहे हो वो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती. चलिए अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उससे हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या है. ये देखो यहां पर बोरिंग कॉस्ट कितनी हुई बेटा? इंटरेस्ट कितना लगा? 680. ये एक्चुअल है ना, इतना इंटरेस्ट लगा. ऐसा हो सकता है कि फैक्ट्री शेड पर खर्चा मैंने 2500 की जगह पे 7000 रुपए किया होगा. सर 7000 रुपए क्यों किया? जरूरी थोड़ी ना है कि मैं सिर्फ बोरिंग लेकर ही खर्चा करूंगा. मैं मेरा खुद का कैपिटल भी तो लगा सकता हूं ना. तो यदि मैं इंटरेस्ट निकालूंगा 7000 को कंसिडर करके तो बेशक वो 680 से ऊपर आ जाएगा. है नहीं? स्टैंडर्ड क्लियरली कहता है कि जितना बोरिंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज करोगे वो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकता. क्योंकि अगर आप 7000 का इंटरेस्ट निकालोगे तो 7000 के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल कर देखो कितना आ रहा है. 7000 के हिसाब से इंटरेस्ट है 7000 इंटू 16%, सो इट टर्न्स आउट टू हाउ मच? 1120. ये एक ही पर इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 1120. मगर हमारा मैक्सिमम कितना है? 680. तो क्या हम 1120 कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो. मैक्सिमम हम जो कर सकते हैं वो लिमिट है एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट. एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट के ऊपर हम नहीं जा सकते. तो क्या आपको रूल नंबर 1 समझा क्या? रूल नंबर 1 क्या है? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड कैन नॉट बी ग्रेटर देन एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट. रूल नंबर 1 समझ में आया? अच्छा, रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 ये कहता है कि जो कोई भी आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे वो बोरिंग कॉस्ट एक्चुअली इनकर होनी चाहिए. दैट इज टू से देयर शुड बी एक्सपेंडिचर should be incurred on qualifying asset. अगर क्वालिफाइंग असेट पर एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं तो बेटा आपने वो रेट निकाली थी कितनी? 16%. वो रेट किस पर अप्लाई करोगे? किसी पर अप्लाई नहीं कर सकते तुम. क्योंकि बात ये नहीं कि तुम्हारी बोरिंग होनी चाहिए, बोरिंग होने के साथ साथ उस क्वालिफाइंग असेट पर खर्चा भी होना चाहिए. तो मान लो तुमने होम लोन लिया, होम लोन लेकर घर बनाया ही नहीं तो भले ही उसका नाम होगा होम लोन मगर आप उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते. आपको क्वालिफाइंग असेट पर खर्चा करना पड़ता है तब जाके उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो सकता है. इज दैट ओके? सो बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज ये लिख कर ले लीजिए आपके पास और फिर मैं आपको अगला एक क्वेश्चन डील कराऊंगा.
Okay, so now come along. Let's see another problem. We're dealing with problem number 2. Vidya Limited has taken a loan of 500 lakhs for upgradation of its plant. Out of the said loan, 350 lakh has been spent on plant during the year. मतलब 500 में से सिर्फ 350 लाख ही उस प्लांट के लिए खर्चा किया गया. Balance 150 lakh have been used for general working capital requirement of the company. The total interest cost for the period amounted to rupees 70 lakhs. Advise the company in respect of capitalization of interest. So बेटा जी अभी हम क्या करेंगे? The borrowing cost to be capitalized कितना होगा? Can I not say it is 350 divided by 500? All right. Now borrowing cost to be capitalized 350 out of 500 क्यों? क्योंकि देखो 500 लोन लिया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट है 70, मगर मैं 500 का कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकता क्योंकि 500 पूरा मैंने क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज किया ही नहीं, डायरेक्ट नेक्सस नहीं है इन दोनों में. तो मैंने कितना किया है 350. तो बेटा 350 अगर बोरिंग किया तो इंटरेस्ट कितना x. सो कैन आई नॉट से 350 इंटू 70 डिवाइड बाय 500 49 lakhs. सो दिस शुड बी कैपिटलाइज एंड द बैलेंस वुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट. इज दैट ओके? एक ये टाइप का क्वेश्चन हुआ. चलिए आइए अभी आप और एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. एक बार हम देख लेते हैं. Following information is available from the records of Vidya Limited in respect of project on which the work started on 1/1/2003. 1/1/2003 को काम शुरू हुआ. Capital expenditure incurred for the project till 31st December 2003. Borrowing from bank with effect from 1/1/2003. 3 लाख की बोरिंग है बेटा. ठीक है. और बेटा खर्चा कितना हो गया है? खर्चा हो गया 8 लाख. सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि मुझे जो कैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा वो 8 लाख पर नहीं हो सकता. कितने पर करना पड़ेगा बेटा जी? 3 लाख पर ही. अब आप मुझे पूछोगे 3 लाख क्यों? क्योंकि लॉजिकल ये है कि लोन ही 3 लाख का लिया है तो भाई बोरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 3 लाख पर तो आएगी ना. यस. सो व्हाट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट विच आई कैपिटलाइज? जरा देखो 3 लाख इंटू 15% इंटू 12/12 कितना आ रहा है बेटा? 45,000. तो पहले साल जो मैं कैपिटलाइज करूंगा वो होगा 45,000. क्या सभी को इधर तक समझ में आ रहा है क्या? पहले साल कितना कैपिटलाइज होगा? पहले साल कैपिटलाइज होगा सिर्फ 45,000. 3 लाख इंटू 15%. ठीक है. अब जरा सा कूलली ध्यान से देखो बेटा. अब सेकेंड ईयर, ये 2003 खत्म हुआ. सेकेंड ईयर असेट ट्रांसफर टू द प्रोजेक्ट 2004. मतलब हमने और एडिशनल खर्चा किया 2 लाख का. एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द 2004 इज 1,25,000. इस लाइन का मीनिंग ऐसे समझिए, हमारे प्रोजेक्ट के लिए कुछ बुलडोजर लग रहे थे, कुछ असेट लग रही थी, तो वो हमने ट्रांसफर किए. 2 लाख रुपए की ट्रांसफर की. एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड मतलब ये और बाकी की चीजों के लिए हमने कैश एक्सपेंसेस किए. कैश और पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट. क्लाइंट ने जितना एडवांस पेमेंट दिया वो कितना है? 8,20,000. एडिशनल बोरिंग हमारी हो गई 2 लाख. फाइंड आउट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर 3 and 4. प्लीज ध्यान से सुनिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं. बेटा जी एक पैराग्राफ आपको पढ़ाता हूं, इधर ये देखिए. एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट इंक्लूड्स व्हाट? एक्सपेंडिचर दैट हैज रिजल्टेड इन पेमेंट ऑफ कॉस्ट, ट्रांसफर ऑफ अदर असेट. तो ये और ये. अजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग लाइबिलिटी, क्वालिफाइंग असेट पर खर्चा, मतलब अगर कोई इंटरेस्ट हमने भरा होगा तो वो इंटरेस्ट या बोरिंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड. इज दैट ओके? इट शुड बी रिड्यूस्ड बाय एनी प्रोग्रेस पेमेंट एंड ग्रांट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द असेट. मतलब एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट मींस फर्स्ट वन कोई कैश एक्सपेंस प्लस एनी असेट ट्रांसफर्ड, मतलब हमको यूज करने के लिए उस क्वालिफाइंग प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ असेट लगती है, जैसे बुलडोजर लग रहा है, राइट, जैसे जेसीबी मशीन लग रही है, ये सारी चीजें. सो असेट ट्रांसफर्ड. थर्ड, एनी इंटरेस्ट विच वाज कैपिटलाइज्ड अर्लियर. फोर्थ, सब्सट्रैक्ट लेस अमाउंट रिसीव्ड एज
दी प्रोग्रेस एज प्रोग्रेस पेमेंट फ्रॉम होम क्लाइंट प्रोग्रेस पेमेंट देते रहता है ना हमको। तो कुल मिलाकर इतना होगा, कैश एक्सपेंसेस, असेट ट्रांसफर टू द प्रोजेक्ट, इंटरेस्ट अर्लियर कैपिटलाइज, लेस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट। अब अपने क्वेश्चन के पास आ जाओ। हमारा क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर 2004 में कितना होगा? तो क्या मैं कह सकता हूं कि जितना अभी तक इनकर हो चुका 8 लाख, पिछले साल तक 8 लाख, प्लस जितना इंटरेस्ट मैंने कैपिटलाइज किया 45,000, ये पिछले साल का भी अगले साल जाएगा 2 लाख रुपए, ये हमने असेट ट्रांसफर किए, और कैश एक्सपेंसेस 1,25,000। इसमें से हम लेस करेंगे एनी प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव, तो कितना आ गया बेटा जी? 3,50,000 इज अ क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर। ध्यान रहे पिछली बार क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर 8 लाख था और लोन की अमाउंट थी 3 लाख रुपए। मैंने 3 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो कैपिटलाइज किया, क्योंकि बेटा जी विच एवर इज लोअर, या आप ऐसा समझ लीजिए कि इंटरेस्ट कॉस्ट कैन नॉट एक्सीड द एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट। अगर मैं 8 लाख पर निकालता तो एक्चुअल इंटरेस्ट तो 3 लाख पर ही था, तो मुझे 3 लाख के ऊपर दे नहीं सकता। अब जरा दूसरा देखिए, अब यदि मुझे बोरिंग निकालने की, मेरी बोरिंग कितनी है तो ये देखो, एक मेरी पहले की थी 3 लाख रुपए, और साथ ही साथ मैंने एडिशनल बोरिंग ली है, कितने की? 2 लाख रुपए की ली है ना। वो कब ली? साल के शुरुआत में। सो बेटा जी मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? ध्यान से देखना कितना आ जाएगा। इंटरेस्ट पेड वुड बी 3 लाख एट द रेट ऑफ 15%, 45,000। ये पिछले साल का लिया हुआ था, करंट ईयर में भी ये चालू होगा, प्लस 2 लाख इंटू 16%। हाई रब्बा सर 16% क्यों हो गया? आप खुद चेक कर लीजिए, नए वाले लोन की रेट कितनी थी? 16%। पुराने वाले की कितनी थी? 15%। तो बेटा जी क्या इंटरेस्ट बनता है अपना? हमारा इंटरेस्ट बनता है 45,000 और 32,000, टोटल कितना बन गया? 77,000। एग्रीड। हमने क्या किया? 3 लाख पर 15%, क्योंकि 2004 में भी ये लोन है, हमको बताया नहीं कि ये लोन रिपे हो गया है, और हमने करंट ईयर में भी कुछ एडिशनल लोन लिया, और वो एडिशनल लोन कितने का? 2 लाख रुपए का। हमने दोनों पर इंटरेस्ट निकाला। अब बारी आती है मुझे निकालना है वैक की। व्हाट इज वैक? तो कैन आई नॉट से 77,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100। ओके, तो क्या रेट आ जाती? 77,000 इंटू 5 लाख इंटू 100। बताओ जरा मुझे। 77,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, तो क्या रेट आ गई बेटा? 15.4% आ गई क्या? हाँ, अब जरा ध्यान से, एवरीवन्स अटेंशन यार, एवरीवन्स अटेंशन यार प्लीज। देखो सुनो, आपकी बोरिंग है 5 लाख, मगर आपका एक्सपेंडिचर है 3,50,000। किस पर कैपिटलाइज करोगे? देखो बेटा सीधी सी बात है, भले ही आपकी बोरिंग ज्यादा होगी 5 लाख, मगर खर्चा तो तुमने 3.5 लाख ही किया, तो 3.5 लाख रुपए पर ही आपका क्या होगा? कैपिटलाइजेशन। अब लो बेटा, 3,50,000 इंटू 15.4%, कितना आएगा? 53,900। सिर्फ इतना ही कैपिटलाइज होगा, और बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अगर ब्यूटी देखना चाहते हो अकाउंट्स की, तो जरा ध्यान से देखो, पिछले केस में हमने ये काम किया था कि जो हमारा खर्चा था वो 8 लाख था, मगर जो हमारा बोरिंग था वो 3 लाख था, तो हमने कैपिटलाइज किया था 3 लाख पर। इस बार उल्टी गंगा बह रही है। इस बार एक्सपेंडिचर है 3,50,000 और लोन है 5 लाख। मैंने जो लोअर है वो लिया। ऊपर देख लो, लोन था 3 लाख, एक्सपेंडिचर था 8 लाख, तो मैंने क्या लिया? लोन लिया अमाउंट 2003 में, मगर 2004 में लोन अमाउंट है 5 लाख और एक्सपेंडिचर है 3,50,000, तो मैंने किस पर कैपिटलाइज किया बेटा? 3,50,000 पर। तो रूल क्या बनता है? विच एवर इज लोअर। तो आप एक काम करें, ये क्वेश्चन लिख कर ले लें। मेरे पर पूरा भरोसा रखिए कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यदि आप इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहे तो आप बाकी के क्वेश्चन भी आराम से कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को लिख कर इसका आंसर भी लिख लीजिए।
बेटा जी मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन का आपको मैं PDF सेंड कर देता हूँ आपके क्लास में, तो आप ये क्वेश्चन का प्रिंट आउट ले लीजिए आपके क्लास में से, ठीक है ना। थैंक यू।